लहर, कुछ तो खाकर जाओ। यह सुन लहर ने झट से टोस्ट को हाथ में उठाया और फट से अपनी चप्पलें पहन ली। मैं जा रही हूँ मौसी, मुझे बहुत काम है। लेट हुई तो ऑफिस के काम ख़त्म कैसे होंगे। बाय मौसी, कहकर लहर मानो गायब हो गई। ये लड़की अन्न की कदर ही नहीं करती, हमेशा भागती रहती है, खुद कमाती है, फिर भी नहीं जानती कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। इस तरह खाना अधूरा खाने से अन्न का तो नुकसान होता ही है, ऊपर से सेहत पर भी असर पड़ता है। जाने कब समझेगी ये लड़की। बड़बड़ाते हुए मौसी खाने की मेज को साफ करने लगी। लहर की मौसी थोड़ी सख्त मिजाज की थी, पर साथ ही वह लहर से बहुत प्यार करती थी। वही लहर एक बहुत ही डरी हुई लड़की थी। उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद मानो उसने स्वयं को छोटा महसूस करना शुरू कर दिया था। वह अपनी मौसी के साथ एक दो मंजिले घर में रहा करती थी। खाली समय में वह रंगों से कुछ चित्र बनाया करती थी। वह स्वयं को दूसरों पर बोझ बनते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने ग्रेजुएशन करते ही नौकरी ढूंढ ली थी। उसे सभी का बोझ खुद उठाने की आदत थी, इसलिए ऑफिस वाले भी उस पर सारा काम थोपकर स्वयं मौज करते रहते थे। एक दिन उसके बॉस ने उसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया। उसे पाकर खुश होने के बजाय वह स्वयं को और बोझ तले दबा हुआ महसूस करने लगी, परंतु वह किसी को ना नहीं कर पाती थी। इसलिए उसने बॉस को हामी भरी और प्रोजेक्ट का कार्य शुरू कर दिया। इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे एक बड़े उद्योगपति मिस्टर सागर मल्होत्रा से मिलने जाना था। उसने मिस्टर सागर के बारे में बहुत सुन रखा था। मिस्टर सागर एक खुश मिजाज इंसान थे, साथ ही वे बहुत आध्यात्मिक भी थे। उनके कई बड़े बिजनेस थे, परंतु वे कभी थके हुए या बोझ तले दबे हुए नजर नहीं आते थे। 45 की उम्र में भी वे 30 साल के दिखाई पड़ते थे। उनके साथ काम करने वाले सभी लोग उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। जीवन में पहली बार लहर अपने काम से खुश थी कि उसे मिस्टर सागर मल्होत्रा से मिलने का मौका मिलेगा। उसे आज ही दोपहर 3 बजे का अपॉइंटमेंट मिला था मिस्टर सागर का ऑफिस। जैसे ही घड़ी ने 3 घंटे बजाए, वैसे ही रिसेप्शनिस्ट के फ़ोन की घंटी बजी। मिस लहर, आपको सागर सर ने बुलाया है। वाह, मिस्टर सागर समय के कितने पाबंद हैं। 3 बजते ही मुझे बुला लिया। उन्हें कितना काम होता होगा, फिर भी वे समय पर कैसे कार्य कर पाते हैं। आश्चर्य है। लहर अपने विचारों में खो गई थी। मैम, आप चल रही हैं ना? हाँ हाँ चलिए, लहर ने होश में आते हुए कहा। हेलो सर, मैं लहर, कैनवास सॉल्यूशन से। यस मिस लहर, आइए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। सागर ने लहर से हाथ मिलाते हुए कहा। सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? लहर थोड़ी डरी हुई थी। हाँ, क्यों नहीं, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? सागर ने अपने विनम्र अंदाज में कहा। वैसे सर, आपसे ये सवाल कई लोगों ने पूछे होंगे, पर आपसे मिलने का मौका मिला तो सोचा पूछ लूं। आपका सवाल प्लीज़, सागर ने कहा। इतनी सारी इंडस्ट्रीज संभालते हुए आप समय पर सारे कार्य कैसे कर पाते हैं? मेरा मतलब है, आप अपने लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? आपके चेहरे पर कभी बोझ क्यों नहीं दिखाई देता? आप हमेशा इतने रिलैक्स्ड
कैसे रह पाते हैं? क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि कभी कंपनी को लॉस ना हो जाए? मैंने सुना है कि आप आध्यात्मिक इंसान हैं, तो आप आध्यात्म को समय कब दे पाते हैं? अरे अरे मिस लहर, आप तो एक सवाल पूछने वाली थी। आपने तो सवालों की फौज ही मेरे सामने लाकर खड़ी कर दी। ओह सॉरी सर, मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई इसलिए। आप चाहें तो सवालों के जवाब ना दें। वंस अगेन सॉरी। कोई बात नहीं लहर, हम पहले अपनी मीटिंग ख़त्म कर लेते हैं। इन सवालों का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। ओके सर। लहर और सागर की मीटिंग 1 घंटे तक चलती रही। फिर दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। सागर ने दूसरे दिन सुबह 7 बजे लहर को अपने घर पर आने का न्योता दिया। लहर बहुत ही खुश थी कि उसे सागर और उसके घर के सदस्यों से भी मिलने का मौका मिलेगा। सुबह 7 बजे सागर का घर। सागर की पत्नी सुमन ने लहर को बहुत प्यार से घर में बिठाया और कहा, सागर ने तुम्हारे बारे में बताया। असल में हमारी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी उम्र की है। कई सालों से लंदन पढ़ाई करने के लिए गई हुई है। सागर को तुम्हें देखकर उसी की याद आ गई, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ बुला लिया। लो सागर आ गए, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। कैसी हो लहर? सर फिलहाल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सागर लहर की बातें सुनकर हंस पड़ा। तुम्हारे सवालों की लिस्ट बनाकर लाई हो? हाँ सर, यह देखिए। लहर ने अपने पर्स से एक नोटबुक बाहर निकाली और सागर के हाथ में थमा दी। तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तो चलो बाहर गार्डन में बैठकर तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ। सुबह में सूरज की किरणें सेहत के लिए अच्छी होती हैं। सही कहा सर, चलिए। लहर खुशी से उछल पड़ी। गार्डन में बैठे सागर और लहर आपस में बातें कर रहे थे। इतने में सागर की पत्नी सुमन नाश्ता लेकर आ पहुंची। अब तीनों गार्डन की हरी हरी घास पर बैठ चुके थे और नाश्ता कर रहे थे। लहर मेरी और सुमन की एक पसंदीदा कहानी है जिससे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, सागर ने लहर से कहा। सुमन मुस्कुरा रही थी। हाँ सागर, तुम्हें लहर को यह कहानी जरूर सुनानी चाहिए। आखिर यह इस कहानी की मुख्य किरदार जो है। क्या यह सच है? लहर ने पूछा। सागर और सुमन दोनों हंस पड़े और सागर ने कहानी शुरू की। एक दिन समुंदर से एक लहर ऊपर उठी और उसके साथ एक नाव भी ऊपर उठी। फिर लहर के साथ ही नाव नीचे आ गई। लहर के साथ नाव के उठने और वापस नीचे आने की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। हमारे लिए यह प्रक्रिया सामान्य है, मगर लहर इसके बारे में क्या सोचती होगी, इस कहानी से तुम्हें समझ में आएगा। एक नाव काफ़ी समय तक समंदर में रहती है और लहर के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। यह प्रक्रिया बार बार होने की वजह से लहर को यह वहम हो जाता है कि वह खुद उस नाव को उठा रही है। धीरे धीरे लहर को नाव उठाने का तनाव आने लगता है। इस तरह लहर उस नाव का बोझ लेकर ऊपर उठती गिरती रहती है। नाव के बोझ से अब लहर सदा दुखी रहने लगती है। वह सोचती है, मेरे ऊपर ही इतना बोझ क्यों है? मैं कब तक यह बोझ उठाकर चलूँगी? क्या भविष्य में इस नाव को मैं ठीक से उठा पाऊँगी? कहीं यह नाव पलट तो नहीं जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो कितने सारे लोग मारे जाएंगे। सब इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। मुझे बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, नहीं तो अन्य लहरें मुझे क्या कहेंगी।
वे मुझ पर हंसेंगी कि इतना सा बोझ भी नहीं उठा सकी। यह सोच सोचकर वह हमेशा चिंतित और परेशान रहने लगती है। लहर सागर की बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। कहानी थी ही कुछ ऐसी। एक दिन उस लहर को अपनी ही तरह एक और लहर मिलती है। पहली लहर देखती है कि दूसरी लहर तो बड़ी खुश है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह सोचने लगती है, अरे यह इतनी खुश कैसे है? इस लहर पर भी नाव मौजूद है। यह भी बोझ लेकर चल रही है, मगर क्या इसे बोझ का एहसास नहीं हो रहा? क्या इसे कोई डर नहीं है? यह कैसे इतनी खुश और बेफिक्र है? उसके अंदर इस राज को जानने की इच्छा जागृत होती है। एक दिन उसे दूसरी लहर से बात करने का मौका मिल जाता है। वह उससे पूछ ही लेती है, अरे तुम इतनी खुश कैसे हो? इसका राज क्या है? तुम्हारे ऊपर भी उतना ही बोझ है जितना मुझ पर है, मगर मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं तो परेशान हूँ, हमेशा तनाव में रहती हूँ। तुम इस परिस्थिति में भी कैसे खुश दिखाई देती हो? पहली लहर की उत्सुकता देखकर दूसरी लहर जवाब देती है, मैंने तो बोझ उठाना कब का छोड़ दिया है। पहली लहर को यह जवाब समझ में नहीं आता, क्योंकि उस लहर पर भी उसे एक नाव दिखाई दे रही है और इसके बावजूद वह लहर खुश है। अतः पहली लहर फिर से पूछती है, तुम इसका बोझ नहीं उठा रही हो तो आखिर कौन उठा रहा है? ऐसा कौन सा राज है जो नाव का बोझ उठाते हुए भी तुम खुश रह पाती हो? क्या मैं भी बोझ के रहते तुम्हारी तरह खुश रह सकती हूँ? इस तरह दूसरी लहर लहराते हुए कहती है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताती हूँ जिससे तुम भी बोझ मुक्त जीवन जी सकती हो। क्या तुम वह रहस्य जानना चाहती हो? हाँ, मैं रहस्य जानना चाहती हूँ और उस पर कार्य भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बोझ मुक्त और आनंदित जीवन जीना चाहती हूँ। पहली लहर तुरंत जवाब देती है, फिर ठीक है, सुनो। इसके लिए तुम्हें सिर्फ अपने देखने की दिशा बदलनी होगी। मतलब अब तुम जो नाव की तरफ ही नजरें गड़ाए बैठी रहती हो, उसकी दिशा बदलकर देखना होगा। इसका क्या अर्थ है? किस दिशा में मुझे देखना होगा? दूसरी लहर कहती है, देखो तुम्हारे दो छोर हैं, एक नाव की तरफ और दूसरा समंदर की तरफ। तुम्हें अपना ध्यान समंदर की ओर वाले छोर पर लगाना है, समुंदर पर लगाना है। समुंदर की तरफ देखोगी तो पता चलेगा कि तुम भी समुंदर से निकली हो। तुम समुंदर का ही हिस्सा हो और वास्तव में तुम कभी समुंदर थी, यानी जब तुम लहर नहीं बनी थी तब समुंदर ही थी, मगर फिर जब तुम लहर बनी तब तुमने स्वयं को अलग मान लिया। तब तुम्हें लगा कि मैं लहर हूँ, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, मैं बोझ उठा रही हूँ। मगर सोचो, जब यह लहर नहीं थी तब नाव कहाँ थी? नाव तो तब भी समुंदर में तैर रही थी और आज भी समुंदर में ही तैर रही है। नाव का क्या है, वह तो चलती रहेगी, मगर लहर को यानी तुम्हें अपने असली अस्तित्व का पता चल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। पहली लहर यह सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है, अरे हाँ, मैं तो नाव की तरफ ही ध्यान लगा रही थी। यह तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरा पहला हिस्सा तो समुंदर की तरफ है। नाव के डूबने का तनाव तो समुंदर का है। नाव तो समुंदर में चल रही है और मैं तो लहर बनकर ही सोच रही हूँ। मैं तो समुंदर से निकली एक छोटी सी लहर मात्र हूँ।
पहली लहर की ये बातें सुनकर दूसरी लहर हंस पड़ी और कहा, हाँ, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि दृष्टिकोण कैसे बदलना है। मगर ध्यान रखना, तुम्हें फिर से समुंदर में समाना है। समुंदर में समाने से डरना नहीं है, क्योंकि कई बार लहरों को समुंदर में फिर से गोता लगाने में बहुत डर लगता है। उन्हें यह डर सताने लगता है कि कहीं मैं खो ना जाऊं, मेरा अस्तित्व मिट ना जाए। यह डर लहरों को मिटने नहीं देता और इस वजह से वे स्वयं को समुंदर से अलग मानकर बोझ लेकर चलती हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें समुंदर बनकर ही रहना है, लहर बनकर नहीं। दूसरी लहर की बातों ने पहली लहर को खुशी से भर दिया। वह कहने लगी, अब मुझे पता चला कि हकीकत में यह बोझ मैं नहीं बल्कि समुंदर उठा रहा है। समुंदर जैसे आज तक नाव को संभालते आ रहा है, आगे भी संभालेगा। मेरी देखने का दृष्टिकोण बदलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दोस्त। सुमन और लहर दोनों ही सागर की कहानी में खो चुकी थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कहानी कब खत्म हो गई। ओह, मुझे माँ को दवाइयाँ देनी है, मैं तो भूल ही गई, कहकर सुमन उठ खड़ी हुई। लहर भी वर्तमान में वापस आ चुकी थी। तो लहर सागर ने कहा, कैसी लगी बोझ उठाने वाली सूखी लहर की कहानी, और कुछ समझ में आया इससे? लहर के चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उसने कहा, मैं कुछ इस कहानी को समझ पा रही हूँ, पर पूरी कहानी समझ में नहीं आई। तो ठीक है, तुम इसे अपना होमवर्क समझो। मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देता हूँ। कल फिर से सुबह 7 बजे यहीं पर मिलते हैं। तुम अच्छी तरह मनन करके आना। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो सवाल लेकर आना, पर चिंता मत करना। ठीक है सर, यह अच्छा आइडिया है, लहर ने खुश होते हुए कहा। सॉरी सर, आपके ऑफिस का समय हो चुका होगा। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया। यह समय मैंने तुम्हारे लिए ही रखा था, इसलिए कल भी समय पर आ जाना। सागर ने शांत लेकिन प्रसन्नता भरे स्वर में कहा। जी ज़रूर, बाय सर, कहकर लहर अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। शाम 6 बजे लहर का कमरा। हाथों में डायरी और पेन लिए लहर काफ़ी समय से कुछ लिख रही थी। उसकी डायरी में कुछ यूँ लिखा था, मान लो समुंदर का मतलब है मेरा जीवन, तो उसमें उठ रही लहरों का अर्थ होगा समस्याएं। आखिर जीवन है तो समस्याएं उठेंगी ही। यह लिखकर लहर थोड़ा रुक गई और सोचने लगी। फिर जाकर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ गई। अचानक उसने आंखें बंद कर ली और आधे घंटे तक यूं ही बैठी रही। आधे घंटे के बाद अचानक उसने आंखें खोली और फिर डायरी उठा ली। आंखें बंद करके मैंने अपने भीतर के समुंदर को देखा। मैंने देखा कि कैसे लहरें समुंदर में उठ रही हैं और फिर उसी में समा रही हैं। मैं यह समझ गई कि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं है। वह आई है तो उसे वापस जाना ही होगा, पर फिर दूसरी समस्या आएगी और मैं डर जाऊंगी। लेकिन मुझे सदा यह याद रखना होगा कि यह समस्या भी जाने के लिए आई है। मेरे जीवन रूपी समुंदर में समस्याओं की लहरें विलीन होने ही वाली हैं। डायरी में यह लिखने के बाद लहर के चेहरे पर शांति के भाव छा गए। करीबन 1 घंटे बाद लहर एक खाली कैनवास को अपने सामने लेकर बैठ गई। उसने अपने रंगों के डिब्बे खोले और कैनवास पर अपने हाथों से रंग बिखेरने लगी। तो फिर इस कैनवास को लेकर बैठ गई। लहर की मौसी ने
कमरे में आते हुए कहा, मैं तो बस ये यूं ही। आप बताएं, आपको कोई काम था? नहीं, मैं तो बस तुझे देखने आई थी। वैसे क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ भी तो नहीं मौसी, लहर ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या मैं जानती नहीं, जब भी तू किसी दुविधा या समस्या में होती है तभी रंगों को लेकर कैनवास के आगे बैठ जाती है। पिछली बार जब तुझे नौकरी नहीं मिल रही थी तब भी पूरा दिन यहाँ बैठी रहती थी। चल सच बता, कोई परेशानी है क्या? छोड़िए ना मौसी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस कुछ सोच रही थी इसलिए यहाँ बैठी हूँ। सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लहर ने अपनी मौसी को दिलासा देते हुए कहा। तेरा इंटरव्यू था ना किसी बड़े उद्योगपति के साथ, उसमें कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं मौसी, उससे तो परेशानियां सुलझ रही हैं। लहर मन ही मन बुदबुदाई। क्या हुआ लहर, कुछ तो बोल। अरे मौसी ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अच्छा दिखा ज़रा तूने क्या बनाया है? मौसी ने कैनवास को देखते हुए कहा। वाह, कितना खूबसूरत समुंदर बनाया है तूने। यह कितना शांत है, इसमें एक भी लहर नहीं है। इसके बीचों बीच एक बड़ा प्रकाश स्तंभ है। बहुत सुंदर बनाया है तूने, पर यह बता कि लहरों से भरा समुंदर क्यों नहीं बनाया तूने? आखिर तेरा नाम ही लहर है। तूने अपने बिना ही समुंदर बना लिया। इसमें से लहरें सूख गई हैं क्या, या ये सूखी लहरों का देश है? मौसी की बातों पर लहर हंस पड़ी और बोली, मौसी, सारी लहरें समुंदर के भीतर समा गई हैं। वैसे भी लहर और समुंदर में क्या फ़र्क है, दोनों है तो पानी ही। तेरी ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में तो नहीं आती। अच्छा तेरे हाथ की एक कप स्पेशल चाय तो पिला दे, बड़ी तलब लगी है। अभी लाई मौसी, लहर मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। किचन में चाय बनाते बनाते लहर फिर कुछ ख्यालों में खो गई। उसके मन का तूफान जो थोड़ा शांत हुआ था, उसमें फिर से तूफान आ गया। वह फिर से दौड़कर अपने कमरे में गई और डायरी खोलकर कुछ लिखने लगी। सागर सर ने कहानी में बताया था कि जो लहर खुश थी वह अपनी ओर मुड़ी थी। उसे अपना स्रोत, केंद्र या सोर्स पता चल गया था। इसका मतलब क्या है, यह अब तक मेरी समझ में नहीं आया है। लहर ने कहा था कि मुझे समुंदर बनकर रहना है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर मैं समुंदर बनकर जीने लगी तो इससे क्या होगा? समुंदर में तो अनेक लहरें उठती हैं, तो उन सभी का स्रोत समुंदर हुआ। तो क्या इसका अर्थ यह है कि सभी इंसानों का स्रोत एक ही है? यह कैसे हो सकता है? अरे लहर, चाय का क्या हुआ? मौसी ने लहर को आवाज़ लगाई। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। चाय चढ़ाकर यहाँ बैठ गई। लहर दौड़ पड़ी। शुक्र है चाय अभी उबली है, वरना आज अच्छी डांट पड़ जाती। लहर और उसकी मौसी ने बातचीत करते हुए एक साथ बैठकर चाय पी। लहर का मन उन बातों में नहीं लग रहा था। लहर फिर अपने कमरे में जाकर मनन करने लगी ताकि कल सागर से सही सवाल पूछकर वह कहानी का पूरा अर्थ जान पाए। दूसरे दिन 7 बजे सागर का घर। लहर अब तक आई नहीं, क्या बात है? सुमन ने सागर से पूछा। आज हो सकता है लहर देर से आए। कल की कहानी पर मनन गहरा होना चाहिए। याद है सुमन, तुम्हें भी तो सूखी लहर का रहस्य पता करने में कितना समय लग गया था। सागर, वाकई ये रहस्य बहुत गहरा है। तुम सच कह रहे हो। मुझे अपनी हालत अच्छी तरह याद है, सुमन ने सोचते हुए कहा। लो आ गई लहर। सागर ने सुमन को गेट की ओर
इशारा करते हुए कहा। सागर ने लहर को आते हुए देख लिया था। आओ लहर, सुमन ने बंगले का गेट खोला। थैंक यू सुमन आंटी। सागर सर कहाँ पर हैं? वे देखो गार्डन में अभी अभी जाकर बैठे हैं। लहर दौड़कर सागर के पास जा बैठी। आओ लहर, मैं यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा कल का दिन कैसा गुजरा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा दिन कैसे कटा होगा। लहर अब तक मनन की गहराई में डूबी हुई थी। उसने सागर की बातों को अनसुना कर सीधे सवाल पूछना शुरू किया। इसका अर्थ क्या है? मुझे किस तरफ देखना होगा? और अभी मैं कहाँ देख रही हूँ? मेरा स्रोत कहाँ है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। सुमन, जो कि लहर के पीछे ही खड़ी थी, लहर के पास बैठ गई। उसने कहा, तुम्हारा मतलब है कि कहानी में जो लहर थी उसने स्रोत की ओर देखा, तो तुम्हें किस ओर देखना चाहिए? तुम्हारा स्रोत कहाँ है, यही पूछना चाहती हो ना? हाँ, माफ़ कीजिए, मैं अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि सीधे सवाल पूछ लिया। लहर ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई बात नहीं लहर, यह कहानी है ही मनन चिंतन करने योग्य। सागर ने लहर को दिलासा दिया। तुम्हारे सवाल के जवाब में सुनो। जैसे लहर के दो छोर होते हैं, एक नाव की तरफ और दूसरा समुंदर की तरफ, वैसे ही तुम्हारे लिए भी दो पहलू हैं। एक तुम्हारा शरीर, विचार यानी मन, और दूसरा विचारों का स्रोत यानी अनुभव, ईश्वर, चेतना। इसी स्रोत को अलग अलग नाम से जाना गया है। इसे ही अपने होने का अनुभव कहा गया है। इसे ही चेतना की उच्चतम अवस्था कहा गया है। क्या तुमने स्व अनुभव के बारे में पहले कभी सुना है लहर? हाँ, मेरे एक ऑफिस प्रोजेक्ट के दौरान इस पर मैंने कुछ रिसर्च की थी। मुझे अंदाजा है कि आप क्या बता रहे हो। अच्छी बात है, तो तुम दोनों तरफ ध्यान दे सकती हो। या तो तुम शरीर और विचारों में उलझी रहो, या उस स्रोत को जानो जहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं। क्या तुमने अभी यह जानने की कोशिश की है कि विचार कहाँ से आते हैं, उनका स्रोत कहाँ है? जब तुम रात में सोती हो तो मन और शरीर कहाँ चले जाते हैं? क्या नींद में तुम्हें इनका एहसास होता है? नहीं, लहर ने जवाब दिया। तो फिर सुबह उठते ही ये विचार कहाँ से चले आते हैं? क्या कभी तुम्हारे अंदर ऐसे सवाल उठे हैं? सागर ने पूछा। नहीं, ऐसे सवाल तो कभी नहीं उठे, लहर ने स्पष्ट जवाब दिया। तो आज के बाद आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम देखने की कला सीख रही हो। अब तक तुम्हारा पूरा ध्यान अपने शरीर और मन पर था, इसलिए तुम्हें हर कार्य का दुख, तनाव और बोझ महसूस हो रहा था। मगर जब तुम स्रोत पर ध्यान दोगी तो पता चलेगा कि सारे विचार उस अनुभव से, चेतना से आते हैं। अच्छा लहर, मेरे एक और सवाल का जवाब दो। जब रात में विचार नहीं होते तो क्या तुम नहीं होती? क्या विचार के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है? विचार नहीं तो तुम भी नहीं हो, क्या ऐसा है? फिर जब विचार नहीं होते तब तुम कौन होती हो? लहर को इन सवालों के जवाब मिल नहीं रहे थे। उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं, परंतु मैं तो हमेशा होती हूँ, चाहे विचार हो या ना हो। पर मैं यह पक्का नहीं कह सकती, मैं कुछ उलझन में हूँ। यह उलझन शुभ है। तुमने सही कहा कि तुम बिना विचारों के भी हो, पर तुमने इस अवस्था को अब तक जाना नहीं है, इसलिए उलझन में हो। उस अवस्था को जानना है
और वही असल में तुम हो। उसी अपने होने के छोर पर ध्यान देना है, ना कि मन और शरीर पर। सागर ने बड़ी स्पष्टता और सरलता से लहर को आध्यात्म का गहन सत्य बता दिया। उसने आगे लहर से कहा, अब तक तुम केवल शरीर और मन से होने वाले कार्यों को देखती आई। अब उस स्रोत पर ध्यान लगाओ, उस अनुभव को अनुभव करो। तुम्हें यह जानना है कि तुम भी वहीं से जुड़ी हुई हो। जब विचार नहीं है तो केवल अनुभव है। जैसे लहर समुंदर से ही निकली है, उसी में समा जाएगी, वैसे ही विचार भी अनुभव से उस स्रोत से निकले हैं और उसमें ही समा जाएंगे। यह सुनकर लहर ने आश्चर्य से कहा, हाँ, यह तो सही है। मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं कि विचार कहाँ से आते हैं, विचारों का स्रोत कहाँ है। अब समझ में आ रहा है कि विचार उस स्रोत, उस अनुभव से निकलते हैं और मुझे अपने ध्यान को उस अनुभव पर लगाना है, शरीर और मन पर नहीं। सागर ने आगे कहा, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। जैसे ही तुम्हारी देखने की दिशा बदलेगी, समुंदर की तरफ हो जाएगी। यानी जब तुम अपना ध्यान मन और शरीर से हटाकर अपने होने के एहसास पर लगाओगी, तब शरीर बोझ नहीं लगेगा। मन और शरीर तो अपना काम करते रहेंगे, मगर तुम्हें स्रोत पर ही ध्यान लगाए रखना है। सागर ने अपनी बोझ मुक्त अवस्था का राज लहर को बता दिया। उसने आगे कहा, एक बात का खास ध्यान रखना कि विचारों को भी उस अनुभव में समा जाना है, मगर अपने आप को अलग मानने वाले विचार विलीन होने से डरते हैं, क्योंकि उन विचारों का अस्तित्व खत्म होने लगता है और ये विचार हमेशा बने रहना चाहते हैं। विचारों को लगता है कि मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, काम कैसे होंगे। मैं सोचता हूँ तभी तो कार्य होते हैं, मेरी वजह से सारी क्रियाएं हो रही हैं। मगर तुम्हें यह समझना है कि विचार जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से हमेशा आते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। जब तक स्रोत है तब तक जीवन है, तब तक विचार आते रहेंगे, कार्य होते रहेंगे। यहाँ लहर को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। वह स्तब्ध थी कि सागर का आध्यात्मिक ज्ञान ही उसके जीवन को चलाता है। उसने कभी सोचा ना था कि इतना बड़ा उद्योगपति आध्यात्म के मार्ग पर चलता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आध्यात्म को रोजमर्रा की जीवन शैली में लाया जा सकता है। आज तक वह मानती थी कि आध्यात्म अलग है और दुनिया अलग, पर आज उसका भ्रम टूट चुका था। लहर ने खुशी भरे स्वर में कहा, सच कहूँ सर, ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि आपका जीवन आध्यात्म से प्रेरित है। आपने इसे अपनी जीवन शैली में ढाल दिया है। आज से मैं अपने जीवन को भी आध्यात्म के आधार पर जीऊंगी। इट्स वे ऑफ लाइफ। अगर मैंने इस तरह सोचना शुरू किया कि मेरा हर विचार स्रोत से आ रहा है, तो मेरे जीवन के तो सारे बोझ समाप्त हो जाएंगे। यही सही भी लग रहा है। लहर की बातें सुनकर सागर को खुशी हुई कि लहर इतनी जल्दी आध्यात्म की गहरी बातों को समझ गई। उसने लहर से कहा, हाँ, यह सही है कि विचार तो आते रहेंगे और कार्य भी होते रहेंगे, और बचपन से अब तक विचार आते रहे हैं, वैसे आगे भी आएंगे। समझ यह होनी चाहिए कि मैंने विचार लाने के लिए कुछ नहीं किया। विचार तो अपने आप आने लगे थे और कार्य भी अपने आप होते गए। अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे केवल स्रोत पर ध्यान देना है, अपने होने के एहसास को जानना है। लहर सागर की बातों को समझ रही थी। उसने हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा सर। आज से यही मेरे जीवन का फंडा होगा कि मुझे केवल स्रोत पर ध्यान देना है। विचार आते रहेंगे और काम होते रहेंगे। लहर ने कुछ रुककर आगे कहा, सर आज मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए जो मैंने आपसे पूछे थे। आगे मैं कौन हूँ यह जानने की मेरी यात्रा जारी रहेगी, मगर आज मिली इस समझ से भी मुझे हल्का महसूस हो रहा है। नई समझ प्रदान करने के लिए थैंक यू सो मच सर। सागर मुस्कुरा दिया। इतने में सुमन ने कहा, तुम यह यात्रा ज़रूर जारी रखना लहर। यह तो केवल पहला पड़ाव है जो तुमने पार किया है। सोचो, इससे तुम्हें बोझमुक्त महसूस हो रहा है तो आगे क्या क्या हो सकता है। स्वयं को जानने की इस यात्रा में कई पड़ाव हैं जिन्हें तुम्हें पार करना है। सागर ने सुमन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लहर को स्रोत की तरफ मुड़ना है और उसमें समा जाना है। इसलिए अपनी यात्रा जारी रखना। तुमने मुझे मदद करने का मौका दिया, इसलिए थैंक यू लहर। आज लहर को एक नई समझ मिली थी। उसने खुशी खुशी सागर और सुमन से विदा ली। धन्यवाद।